गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं मित्रों? आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार प्रत्येक दिन आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, आपकी सफलता को ही अपनी पहचान बना लेने के लिए आपकी सेवा में 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक ऐसा संकलन लेकर के हाजिर होता है क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके जीएस में। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम सेट नंबर 18 लेकर के आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इसके पहले वाले पार्ट पे बहुत सारे बच्चों ने अपना प्यार दिया। जिन बच्चों ने अपना प्यार दिया, लाड दिया, सम्मान दिया, ऐसे बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसे भी हमारे दोस्त जिन्होंने वीडियो को प्यार तो नहीं दिया, वीडियो को डिसलाइक भी किया या फिर कुछ गलत प्रक्रिया दिया, उससे हम कुछ सीख करके भी आगे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सुख और दुख जैसे एक चक्र के दो पहिए होते हैं, तो बस उसी तरीके से आपका लाइक और आपका डिसलाइक ये बताता है हमें कि हमें अभी किस जगह हमें क्या इंप्रूव करना है। तो बिल्कुल आप सभी मित्रों का स्वागत है। जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने नहीं भी किया, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के शो को स्टार्ट करेंगे। आपको बता देना चाहूंगा, ऐसे हमारे दोस्त जिन्होंने आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो एसपी शुक्ला एजुकेट के फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर दें, जहां से आपको इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। यूट्यूब चैनल पर ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारी बहनें, ऐसे हमारे विदुषी बहनें, ऐसे हमारे साथी, ऐसे हमारे विद्वान साथी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें। और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों हम साइंस के क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं। साइंस के लिए आपके बीच में शक्ति मैम आई हुई हैं, बहुत ही अच्छी मैम हैं। आप निश्चिंत रहिएगा, बहुत वेल एजुकेटेड हैं और वेल एजुकेटेड के साथ साथ बहुत ही अच्छे से तजुर्बा है कि कहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स बोर्ड पे खड़े होने में, इसलिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सभी मित्र शाम को 6 बजे शक्ति मैम का जो है एकदम शक्तिफुल वाला जो है वीडियो आपके बीच में प्रत्येक दिवस आएगा, तो आप लोग प्लीज मैम को सपोर्ट करिए पूरा। और मैम पूरा बेस्ट करेंगी, ये हमें विश्वास है और ये आपका भी विश्वास होना चाहिए। आपका विश्वास, हमारा विश्वास मैम को एक प्रेरणा देगा संस्थान के लिए बेस्ट करने के लिए। तो चलिए पहला प्रश्न आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पसीना मानव शरीर के लिए मुख्य रूप से सहायक है। देखिए, शरीर से निकलने वाला पसीना 2 प्रकार से शरीर का ताप नियंत्रण करता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से, यानी 2 तरीके से जो है पसीना जो होता है आपके शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। थर्मियोलॉजिलेशन के बारे में आपने पूछा होगा, पढ़ा होगा, तो वहीं पर देखिए अब ये 2 तरीके कौन कौन से होते हैं उन पर मैं चर्चा कर दूं। जब यह जल बिंदुओं के रूप में शरीर पर होता है तो गीलेपन के कारण त्वचा को ठंडक प्रदान करता है। यानी कब? जब जल बिंदुओं के रूप में आप देखेंगे, आपको पढ़ाते हुए देखते हैं टीचर्स को अक्सर पसीना हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या करता है, हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब कपड़ा गीला हो जाता है, हवा लगती है, तो वो क्या करता है, ठंडक का महसूस कराता है, यानी हमारी त्वचा जो होती हैं उनको ठंडक का अनुभव होता है। और दूसरा, जब शरीर से वाष्पित, वाष्पित का मतलब क्या होता है, इवेपोरेट होता है, तो शरीर से कुछ उष्मा का अवशोषण होता है, यानी उष्मा का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट करता है, जिससे शरीर का तापमान कम रहता है। यानी आपने देखा होगा हीट होके भी कुछ ऊर्जा क्या होती है, उड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं मानव शरीर के लिए पसीना निकलना भी महत्वपूर्ण होता है, यानी जरूरी होता है। इससे क्या होगा, शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। तो 2 कारण होता है, एक कारण ठंडक महसूस होता है, दूसरा क्या होता है, शरीर का ताप नियंत्रित करने में या नियंत्रित रखने में। यानी पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। स्वचालित इंजनों में कौन सा पदार्थ हिमरोधी के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन से पदार्थ में कह रहा है, स्वचालित इंजनों में। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी, एंटी फ्रॉस्ट एजेंट के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक जो होता है, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घट जाता है, जिससे तापमान बहुत कम हो जाने पर भी इंजनों में
पानी नहीं जमता है। हिमरोधी के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग प्रायः ठंडे देशों में किया जाता है ताकि बहुत कम तापमान में भी गाड़ियों का प्रचालन सुचारू रूप से किया जा सके। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। स्वस्थ कहने का मतलब क्या होता है? आप जैसे खाए पिए चंगा रहिए, फिट रहिए, ऐसे मनुष्य के लिए कह रहा है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान जो होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ये नोट करिए, 2-3 तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी को जब फ़ारेनहाइट में करते हैं तो फ़ारेनहाइट में आपने पढ़ा होगा 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या फिर जब इसी को केल्विन में चेंज करते हैं तो हो जाता है 309.9 केल्विन होता है। तो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या आपको ऑप्शन दिख रहा है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री केल्विन। तो देखिए आपको यहाँ से आपको मिल रहा है कि ये 36.9 डिग्री सेल्सियस का मतलब लगभग क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी आपका ऑप्शन ए हो गया। देखो फ़ारेनहाइट में नहीं हो सकता क्योंकि फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू होती है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। अब देखो ये 98.6 फ़ारेनहाइट की बात कर रहा है। अब यहाँ मान लो 98.4 देखोगे आप, ये आगे वाला मिलाओगे, लेकिन यहाँ क्या है? डिग्री सेल्सियस दिया इसलिए नहीं हो सकता, यहाँ डिग्री केल्विन दिया इसलिए नहीं हो सकता। बच्चे अक्सर जब आप क्या करते हो, लास्ट में देखते हो आगे का नंबर देखते हो कि सेम है, पीछे वाला देखिए आप आंख मूंद के मार देते हो तुक्का और प्रश्न क्या होता है? गलत हो जाता है। तो अच्छा प्रश्न है, आप आज से ही जाते रहिए। एक सामान्य स्वस्थ शरीर का तापमान जो होता है वो लगभग जो है अगर देखेंगे तो 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 36.1 डिग्री सेल्सियस यानी 99 या फिर 99 ही ले लेते हैं, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। यह शरीर का तापमान 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट अर्थात 38 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो यह बुखार फीवर की स्थिति मानी जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस स्थिति में बुखार माना जाता है? कि बच्चे को बुखार है या बुढ़े को बुखार है या बच्ची को बुखार है, किसी को भी बुखार है या टीचर को बुखार है, आपको भी बुखार हो सकता है। तो फ्रेंड्स 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट को जब आप सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 38 डिग्री सेल्सियस। अर्थात जब आपको जो है 38 डिग्री सेल्सियस से मोर देन यानी 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक यदि आपका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, तो ऐसी स्थिति में आपको फीवर की शिकायत होगी। अगर ऐसा है तो आप जाके डॉक्टर को दिखाइए क्योंकि इस समय कोरोना जैसी महामारी चल रही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नए अंदाज में आपके सामने। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने अधिक आरामदायक होते हैं क्योंकि? देखिए अच्छा प्रश्न है, सिविल का पूछा हुआ प्रश्न है, कई बार हमारे सिविल के एग्जामिनेशंस में पूछा हुआ है और भी छोटे मोटे एग्जामिनेशंस में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस पे गौर करिए। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक है। क्या है? अधिक आरामदायक है। यहाँ पहनना लिख लीजिए तो मात्रा आ की लगा लीजिए या एक ही लगा लीजिए। पहनना अधिक आरामदायक है क्यों? उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हल्के रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को परावर्तित करने की अधिक क्षमता होती है, जबकि गहरे रंगों में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने की अधिक क्षमता होती है। इसलिए गर्मी में सफ़ेद अथवा अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनना आरामदायक होता है क्योंकि ये सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, जिससे शरीर को कम गर्मी का अनुभव होता है। इससे विपरीत सर्दियों में काले रंग या फिर गहरे रंग को कपड़े पहनने से आरामदायक होता है क्योंकि ये प्राप्त ऊष्मा का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेते हैं और शरीर को गर्मी का अनुभव कराते हैं। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए। क्या होगा? वे अपने ऊपर पड़ने वाली ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
देखिए, परम शून्य ताप क्या है? वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहा जाता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप है, जिसे हम आप जानते हैं 0 डिग्री केल्विन के नाम से। किसके नाम से जानते हैं भैया? 0 डिग्री केल्विन के नाम से जानते हैं, अथवा इसी को हम कह सकते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस, अथवा न्यूनतम ताप भी इसे कहते हैं। या फिर अगर इसी को हम लेंगे तो 0 डिग्री केल्विन या फिर -273.15 डिग्री सेल्सियस, अथवा फिर फ़ारेनहाइट में अगर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? -557.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, ज़्यादातर जो वनडे एग्जामिनेशंस में ये प्रश्न पूछा जाता है तो केल्विन में पूछा जाता है, 0 डिग्री केल्विन। और अगर हम सिविल पीसीएस के एग्जाम में देखें, 1-2 बार साक्ष्य मिला है तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। और आपके आने वाली कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है -57.6 डिग्री, ये क्या होता है? 57.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया अब देखो, ये तो मैंने बताया, लेकिन क्वेश्चन के ऑप्शन में जरा गौर करो, क्या दे रहा है ऑप्शन में? किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आरंभिक बिंदु को नहीं लिया जा सकता। सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, बिल्कुल। देखिए, इसमें क्या लिया जाता है मित्र? यही लिया जाता है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान जो होता है यानी 0 डिग्री केल्विन को लिया जाता है, यानी ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने क्या कर रहा है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। ये भी आपके सिविल का क्वेश्चन है, आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रेशर कुकर का ढक्कन अपनी विशेष बनावट के कारण कुकर को पूर्णतः बंद कर देता है, जिससे कुकर को गर्म करने पर उसमें उत्पन्न वाष्प कुकर से बाहर नहीं निकल पाती है। यह वाष्प कुकर के जल पर सामान्य वायुदाब से अधिक दबाव डालती है, जिससे जल का क्वथनांक जो होता है, क्वथनांक का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। ये कह रहा है ना, बॉइलिंग पॉइंट यानी उबलता है, यानी क्वथनांक का मतलब ये होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ करके 120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस पर अधिक दबाव के कारण ऊष्मा की मात्रा बढ़ जाती है और इसी बढ़ी हुई ऊष्मा के कारण खाना जल्दी पक जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी हुआ। क्या कारण? पानी अधिक ताप पर उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, यानी ऊष्मा की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है? खाना जो होता है, भोजन जो होता है वो जल्दी पक जाता है। आगे बढ़ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7 पर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, ध्वनि का तारत्व। तारत्व का मतलब क्या होता है? पिच किस पर निर्भर करता है? आपने देखा होगा कभी कभी जो है कोई बच्चा बहुत तेज बोलता है, कभी कोई बच्चा स्लो बोलता है, कभी कोई बच्चा एक ऐसी आवाज़ में बोलता है दिल को छा जाती है, कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बोलते बोलते आपने देखा होगा भाव व्यक्त करने लगता है। ये पिच होता है, तारत्व होता है एक तरीके से। तो आप जब समझने का प्रयास करिएगा, अक्सर ये तारत्व टीचर्स के अंदर दिख जाता है, देखने को मिलता है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं, तारत्व कहलाता है। बस इतना सिंपल सा वर्ड में जान जाइए। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व पिच अधिक होता है और वह ध्वनि पतली होती है, जबकि कम आवृत्ति वाली ध्वनि का तारत्व कम होता है और वह ध्वनि मोटी होती है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की ध्वनि की अपेक्षा कम होता है। कई बार ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इसीलिए आप जानते हुए चलिए। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो गया। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई क्या है? देखिए, ध्वनि प्रदूषण स्तर की इकाई की बात किया जा रहा है तो ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ऊपर ही दिया हुआ है। डेसिबल को डीबी से डिनोट करते हैं, शार्ट में किससे? डीबी से डिनोट करते हैं। डेसिबल स्तर जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। जैसे अब देखो, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सामान्य श्वसन के लिए, फुसफुसाहट के लिए, सामान्य बातचीत के लिए, ट्रैफिक का शोर के लिए कितना डेसिबल स्तर होना चाहिए? अक्सर आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो मैं इसको लिख देता हूं। जैसे देखिए, सामान्य
इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा हमारे साथ है। सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन की स्थिति जो होती है जब आप सांस लेते हो देखो, तो इस स्थिति में जो ध्वनि की जो है डेसिबल स्तर होती है 10 डेसिबल। कितना? 10 डेसिबल। अब जैसे आप मान लो फुसफुसाहट करोगे, कान में कुछ चोरी से मान लो करोगे, सासू बहू मिलेंगी, एक बहू मिलेंगी, एक सासू से जाके अरे भैया फलनवा पतो ऐसे कह रही थी। अब देखो ये स्थिति जो बनती है फुसफुसाहट होती है। इसमें क्या होता है? फुसफुसाहट। आपने गांव वाले बच्चे समझ रहे होंगे और जिनकी शादी हुई होगी वो तो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। फुसफुसाहट कौन सा भैया? फुसफुसाहट। फुसफुसाहट जो होता है इसमें जो आवाज़ होती है वो 30 डेसिबल होती है। फिर देखेंगे सामान्य बातचीत, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप हमसे बात करें, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सामान्य बातचीत की स्थिति में ये भी नोट कर लीजिए, सामान्य बातचीत। अब देखिए फ्रेंड्स, सामान्य बातचीत में होता क्या है? 50 to 65 डेसिबल, 50 to 65 डेसिबल होता है। ट्रैफिक का शोर देखते होंगे, गाड़ी मोटर जा रहा है, ट्रैफिक का शोर जो होता है इसमें भी आपसे पूछा जाता है। ट्रैफिक का शोर जो होता है वो 80 डेसिबल होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 80 डेसिबल होता है। अब देखिए ट्रेन की आवाज़ आपसे पूछा जाए कि ट्रेन की आवाज़ का क्या होता है? ट्रेन की आवाज़ के लिए आप फ्रेंड्स नोट कर लीजिए 100 डेसिबल। जैसे हमारे छोटे भाई साहब सौरभ डान जो है बगल में बैठे हुए हैं और एक अच्छी चेयर पर बैठे हुए हैं, बार बार खटर फटर लगा रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ आवाज़ निकल रही है। इसी को जब हम नापेंगे तो वही ध्वनि की तीव्रता कहलाएगी। उसी ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कहीं कहीं ऑर्केस्ट्रा होता है। कौन कौन ऑर्केस्ट्रा देखा है भैया और कौन कौन ऑर्केस्ट्रा में डांस किया है? अक्सर देखते हो भैया गांव के बच्चे कूद जाते हैं और थोड़ा सा जो डांस करने वाले होते हैं यानी होती हैं, अगर थोड़ा सा अलर्ट न रहें तो लगता है कि आज आप लोग छोड़ेंगे नहीं। तो देखो ऑर्केस्ट्रा में जो आवाज़ होती है उसे बढ़ा दिया जाता है। कितना हो जाता है? 110 डेसिबल हो जाता है। फिर आता है आपका रॉक कंसर्ट, 110 डेसिबल उसका भी होता है। जेट वायुयान एक बार आपके एग्जाम में पूछ लिया, इसलिए मैं लिख देता हूं, लिख लीजिए जेट वायुयान। जेट वायुयान कहने का मतलब क्या होता है? उड़ान भरते समय। ब्रैकेट में लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कहीं तो उल्टा हो जाएगा। उड़ते समय। कब भैया? उड़ान भरते समय लिखना था, उड़ते समय। कौन से समय? उड़ते समय। कौन से समय? उड़ते समय। लेकिन कौन से उड़ते समय? उड़ान भरते समय। तो इस चीज को आप समझ लेना, यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप मान लीजिए कहीं उल्टा पढ़ लिए तो दिक्कत हो जाए। उड़ान भरते समय जो इसकी आवाज होती है फ्रेंड्स 130 डेसिबल होती है। पटाखों का शोर एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पटाखों का शोर जो होता है, पटाखों में जो होता है 145 डेसिबल होता है। कितना? 145 डेसिबल होता है। रॉकेट लॉन्च जब होता है 180 डेसिबल होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यही से पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपसे आप मन में आ गया है क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे बता देता हूँ। आपसे जैसे पूछा जाता है एक्सरे की खोज किसने किया? ये अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, मित्र नोट कर लीजिए। एक्सरे की खोज जो हुआ है इसका किया है रोएंटजेन ने। किसने किया है? रोएंटजेन ने एक्सरे की खोज किया। वैसे पूरा नाम इनका है, ये कहाँ के हैं मैं अगर आपको बता दूं तो जर्मन प्रोफेसर विलेम कोनरेड रोएंटजेन ने किस सन में किया था भैया? 1895 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में किसकी खोज किया था? एक्सरे की खोज किया। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई गुनाह किया हूं अगर तो भैया माफ करना। आइए अब इस प्रश्न पर बात करते हैं। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। देखिए क्या होता है, आपने देखा होगा अक्सर हमारे छोटे भाई लोग, बड़े भाई लोग अक्सर तालाब में चिप्पी मारते थे। याद करिए, गांव में खपड़ेल होता है, खपड़ेल बहुत कम मिलता है, तो खपड़ेल जिसको कहते हैं, ऐसा मारते हैं कि एक बार उल्हे, दूसरी बार गिरे, फिर तीसरी बार उल्हे, पानी में छूते छूते 2-3 बार छूते हुए आगे बढ़ जाए। तो इसी को कहते हैं कि पत्थर फेंका जाए तालाब में और क्या हो,
शांत जल में पत्थर फेंका जाए तालाब में, जिससे पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं, उन लहरों को क्या कहा जाता है? सोचिए कैसे कैसे प्रश्न विज्ञान पूछता है। विज्ञान का मतलब ही होता है पढ़ो मत भैया, महसूस करो, महसूस करो, चीजों को देखो, गौर करो कि आपके इर्द गिर्द, आपके पर्यावरण में, आपके पारिस्थितिकीय तंत्र में कौन कौन सी परिघटनाएं घटित हो रही हैं। उन्हीं परिघटनाओं का आप विश्लेषण करो, अध्ययन करो। वही आपको कहता है कि भैया मैं चिल्ला चिल्ला के कहता है कि विज्ञान हूं। तो देखो विज्ञान कह रहा है, क्या कह रहा है उसी पर चर्चा करिए। आपको बताना चाहूंगा, किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी के कारण जल में विक्षोभ उत्पन्न होता है। पहली चीज तो आप ये जान जाइए, क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ उत्पन्न होता है। हमारे जो है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे हम सुमी गुप्ता जी कहेंगे कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया विक्षोभ किसे कहते हैं। तो भैया इंग्लिश में भी लिख लो, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, विक्षोभ का मतलब क्या होता है? डिस्टरबेंस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो आप समझ रहे हो ना, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है फेंका जाएगा? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जिसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब फिर से गौर करिए, किसी शांत जल में पत्थर फेंकने पर पत्थर की गतिज ऊर्जा के कारण जल में विक्षोभ यानी डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है। जल के अणु अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे जल की सतह से या जल की सतह के लंबवत गति करते हुए क्षैतिज दिशा का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अनुप्रस्थ तरंगों, जिसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का निर्माण करती है। किसका भैया? अनुदैर्ध्य नहीं, अनुप्रस्थ तरंगे। एक धागे पर देखिए यहां पर दिया है, एक धागे पर अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ट्रांसवर्स वेव्स का निर्माण करती है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन हुआ सी। आइए बढ़ जाते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर। MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चुंबकीय अनुनाद चित्रण, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? MRI। देखिए यहां पर दिया है ना MRI, भैया MRI। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी तो पूछा जा सकता है मेरे मित्र, तो हम पहले फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। मैग्नेटिक आर से हो जाएगा रेजोनेंस, और उसके बाद होता है आई से इमेजिंग। देखिए इसी को क्या कहते हैं? MRI कहते हैं। MRI एक चिकित्सीय तकनीकी है जिसके माध्यम से मानव शरीर के आंतरिक अंगों के चित्र निर्मित किए जाते हैं। MRI मशीनों में प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड तथा रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे सखा, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी चुंबकीय तरंग। किसका प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र यानी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इस क्वेश्चंस का जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी हो गया। अच्छा, एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। एक चीज तो आज आप जान जाइए, किसी बच्चे ने हमसे पूछा था ध्वनि तरंग के बारे में, तो आपको बता दूं, याद आ गया। ध्वनि तरंग जो होती है फ्रेंड्स, वो ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। कुछ बच्चे जो है आप गूगल पे सर्च करके गलत चीजें देते हो, कहते हो ये ऐसा नहीं वैसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को आप जानते चलिए। आपको मैं बहुत अच्छे से डेली ये शो आप करिए मित्र, मैं गारंटी देता हूं। अभी तो ये 18वां शो है, इसका अभी 18 नहीं 180वां शो आएगा मेरे मित्र। आपको मैं बता रहा हूं 6 महीने का वीडियो वॉच करना, 180वां वीडियो वॉच कर लेना। आप कोई भी एग्जाम देने बैठ जाना, PCS का होगा चाहे IAS का होगा, किसी भी स्टेट का होगा, कोई भी जॉब होगा जहां पर GS पूछा जाता है। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं कर रहा हूं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इकोनॉमी, कुछ भी आएगा मेरे मित्र। इस तरीके से मैंने संकलन किया है कि मैं आपको अकेले एक ही टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक से आपको करा रहा हूं रूबरू। आप जो बच्चे रेगुलर देख रहे हो उनको बहुत अच्छे से अनुभव भी है, उनको पता भी है।
तो चलिए बढ़ जाते हैं आज की तरफ। जो है आज की तरफ बढ़ने से पहले कल के प्रश्न की तरफ बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था। जिन बच्चों ने जवाब दिया था उनको बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा था और आपने जवाब दिया था। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, वही बात मैंने पूछा। कुछ बच्चे कह रहे थे, मैंने ध्वनि के बारे में बता दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि अत्यंत धीमी गति से, द्रव में गति जो देखेंगे तो थोड़ा सा उससे तीव्र होता है और ठोसों में तीव्रतम गति से होता है। तो देखिए मैं 3 वर्ड्स यूज कर रहा हूं। एक तो मैंने क्या किया, धीमी गति। देखिए हिंदी साहित्य का टीचर हिंदी को उड़ा देता है, ऐसे ही उड़ाता है। एक तो धीमी गति, दूसरा मैंने बताया आपको तीव्र गति, और तीसरा बता रहा हूं आपको मैं तीव्रतम गति। तीव्रतम गति समझ गए तो आप विद्वान हो, मेरे साथी हो। नहीं समझ पाए तब पर भी साथी हो, लेकिन सीखने का प्रयास कर रहे हो। ओके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, गैसों में ध्वनि अत्यंत क्या होती है, धीमी गति से। द्रव में गति जो है गैसों के माध्यम से देखा जाए तो कुछ अधिक होती है, इसीलिए उसको तीव्र गति से कहते हैं। और ठोसों में इससे भी अधिक होता है, इसलिए इसको तीव्रतम गति से कहते हैं कि गमन करता है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। आप एक बात ये समझ जाइए, बहुत सारे बच्चों ने जवाब निर्वात में दिया था। मेरे दोस्त, मेरे सखा, आपको बताना चाहूंगा, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। जिन बच्चों ने ये जवाब दिया था, आपका जवाब 100% गलत है। और वायु की बात करेंगे तो ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुनी तीव्र गति से चलती है। तो वायु को आप कैसे किस स्थिति में मान सकते हैं, इससे भी 15 गुनी तेज जो है चलती है स्टील में। अब यहां से एक चीज तो समझ में आ गया है कि ध्वनि का वेग जो होता है इस्पात में क्या होता है, अधिकतम होता है। जल में तो हो ही नहीं सकता। आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो गया, इस्पात में। क्या होगा फ्रेंड्स, इस बात में ये आपके पीसीएस एग्जामिनेशंस का पूछा हुआ, प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न था। आपने से बहुत सारे बच्चों ने जवाब सही दिया था। चलिए आज के प्रश्न की तरफ चलते हैं, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट के माध्यम से। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी, बताइए कितना होगा। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट। तो इस प्रश्न का जवाब देना है आपको मेरे दोस्त कमेंट के माध्यम से। आशा करता हूं कि आप सभी मित्रों को, आप सभी बच्चों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल।